नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। इसमें संविधान क्या है और संविधान की विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में आते रहते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपरटेट, पुलिस इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, इसमें है संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स, संविधान किसी देश की सर्वोच्च मूल विधि होती है। क्या होती है? सर्वोच्च मूल विधि। सर्वोच्च मूल विधि का मतलब है सबसे बड़ा कानून, इससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। संविधान किसी देश का सर्वोच्च मूल विधि होता है। यह किसी देश को संचालित करने के लिए, किसी देश को संचालित करने के लिए क्या करता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। संविधान किसकी व्यवस्था करता है? एक विधायिका की व्यवस्था करता है। विधायिका की व्यवस्था करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी व्यवस्था कौन करता है? स्टूडेंट्स, संविधान करता है। संविधान किसी देश की सर्वोच्च मूल विधि होती है और किसी देश को संचालित करने के लिए, किसी राष्ट्र को ऑपरेट करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लोकतंत्र के इस 3 स्तंभ माना जाता है और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। इस तरह से तीनों स्तंभों की व्यवस्था संविधान करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में आपस में क्या संबंध है, इनकी क्या शक्तियां हैं, इसका विभाजन भी संविधान करता है। अगर शब्द से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सम प्लस विधान। इसका अर्थ है सभी के लिए समान विधान, समान कानून, अर्थात विधि का शासन, द रूल ऑफ लॉ। इस तरह से कानून का शासन संविधान के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। क्योंकि यह संविधान सर्वोच्च होता है, कानून सर्वोच्च होता है, इसलिए यह सभी पर बराबर रूप से लागू किया जाता है। इस तरह से संविधान सर्वोच्च मूल विधि होती है। यह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था करती है और संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। स्टूडेंट, अब पढ़ना है हमको संवैधानिक विशेषताएं। संविधान के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे संविधान अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आपके अंदर भी कुछ विशेषता होती है, आपके परिवार में कुछ विशेषताएं होती है, इसी तरह से राष्ट्र के संविधान की भी कुछ विशेषता होती है। इसमें अनेक विशेषताएं, भारत के संविधान में अनेक विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हम इनका अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है लिखित और विशाल संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। स्टूडेंट्स, विश्व में जितने भी संविधान हैं वह भारत कितने बड़े संविधान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। कैसे है? देखिए, इसमें कितने भाग हैं। तो हमारा जब संविधान बना था उस समय इसमें 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे। इसमें कितनी अनुसूची बनाई गई थी? तो मित्रों, इसमें उस समय 8 अनुसूची थी। कितनी? 8। इस समय कितनी अनुसूची है? 12। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 8। अब अनुच्छेद की बात की जाए तो भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? स्टूडेंट्स, 395, 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो कुछ उपभाग जोड़ दिए गए हैं। जैसे भाग 4 क मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसलिए इसी प्रकार 9 क इसमें नगर पालिकाएं, 9 ख
इसी में सहकारी समितियां, और भाग 14 क इसमें जोड़ा गया है अधिकरण, विभिन्न सेवाओं और प्रशासन से जुड़े अधिकरण। इस तरह से प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कुछ भाग खाली हैं और कुछ जोड़े गए, तो 25 भाग और उपभाग हैं। मूल संविधान 22 पार्ट्स थे और 8 अनुसूची थी, इस समय 12 अनुसूची है। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारत के समाज में अनेक सामाजिक और भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, जिनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया है। अगर विश्व देखा जाए तो सबसे पहले यूएसए का संविधान लिखा गया था। कब? ये 1787 में लिखा गया और यह 1789 में लागू कर दिया गया। विश्व में सबसे पहले यूएसए अमेरिका का संविधान लिखा गया था। इसमें मात्र कितने अनुच्छेद थे बताएंगे स्टूडेंट? यूएसए के संविधान मात्र 7 अनुच्छेद थे और यह केवल संघ या केंद्र से संबंधित है। जब भारत का संविधान देखा जाए तो उसमें केंद्रीय शासन प्रणाली, प्रांतों की शासन प्रणाली, इसके अतिरिक्त प्रांत राज्य में नगर पालिका और पंचायती राज होती है, उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है। इस तरह से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन सबसे पहले लिखा गया संविधान किसका था? तो यूएसए अमेरिका का। यूएसए अमेरिका का सबसे प्राचीन, सबसे पहला लिखित संविधान है जो 1787 में लिखा गया था। अगर देखा जाए किसी देश का संविधान लिखित नहीं है या मौखिक है तो कौन सा देश है? तो आपका उत्तर होगा इजराइल। इजराइल का संविधान और ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। कैसा है? ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है, इजराइल का संविधान मौखिक संविधान है। दूसरी ओर सबसे पहले लिखा संविधान किसका है? यूएसए का है। और सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का है। तो इस तरह से आकार के आधार पर पूछा जाए तो आप इससे जुड़े क्वेश्चंस कर लेंगे कि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान मौखिक है और यूएसए का सबसे पहले लिखा है और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें जो है 12 अनुसूचियां हैं। एक विशेषता एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत के संविधान कैसी है? एकल नागरिकता। भारत में ब्रिटेन के समान कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारत में किसी भी कोने में रहता हुआ व्यक्ति वो केवल भारतीय नागरिक होता है, एकल नागरिकता है। भारत में ब्रिटेन के समान है। हम आदि में और अंत में भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। इस तरह से भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। चाहे हम तमिलनाडु रहते हो या लेह लद्दाख में रहते हो, उत्तर प्रदेश में रहते हो या बिहार में रहते हो, हम सभी भारतीय नागरिक कहलाते हैं। यदि और केवल है भारतीय नागरिक। और ये नागरिकता से जुड़ा प्रावधान कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 2 में। भाग 2 में इसमें अनुच्छेद है 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। संविधान का भाग 2 पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर दोहरी नागरिकता देखी जाए तो कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, जैसे यूएसए अमेरिका में। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। यूएसए अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। यूएसए में प्रांतों का नागरिक होता है और केंद्र का नागरिक होता है। जैसे यूएसए में कितने प्रांत हैं? यूएसए में 50 राज्य हैं, जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, अलास्का इत्यादि। तो वहाँ राज्यों के भी नागरिक होते हैं और केंद्र के भी नागरिक होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ब्रिटेन के समान केवल भारतीय नागरिक हैं, यदि और केवल यदि भारतीय नागरिक। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है? यह प्रणाली किस आधार पर निश्चित की जाती है?
ये कहते हैं कार्यपालिका और विधायिका में क्या संबंध है। कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका कौन से आए, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात मंत्री परिषद को जब तक लोकसभा में बहुमत होता है तब तक अस्तित्व में रहती है। बहुमत खत्म तो सरकार खत्म। और बहुमत के लिए कितने चाहिए सांसदों का समर्थन, तो स्टूडेंट्स 272 सांसदों का समर्थन चाहिए 543 लोकसभा सीटों में से। भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं, 543 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचित होती हैं ये। और 272 सांसद आपके दल के हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अपनी मंत्री परिषद का भी गठन कर सकते हैं। इस तरह से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के मामले में इसको कोई अधिकार नहीं है, केवल लोकसभा को अधिकार है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से कार्यपालिका और विधायिका में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका और विधायिका में शक्ति का पृथक्करण नहीं होता है। इसी आधार पर संसदीय प्रणाली का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी बनी रहती है। दूसरी ओर यूएसए की बात की जाए तो वहां अध्यक्षीय प्रणाली है। यूएसए में कौन सी प्रणाली है, यूएसए में अध्यक्षीय प्रणाली है। और भारत में कौन सी है, भारत में संसदीय प्रणाली है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। इसी तरह से जापान में भी यही प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। जर्मनी में भी संसदीय प्रणाली है। भारत, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी में संसदीय शासन प्रणाली है। और यूएसए कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली है। अगली विशेषता हमारे संविधान की संघीय शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट। संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है, यहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। किसका, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों विभाजन किसके बीच किया जाता है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों विभाजन किया जाता है एक केंद्र में और राज्य में। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों विभाजन किया जाता है। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र में इसे संघ कहते हैं, भारत के संदर्भ में क्या कहते हैं, संघ। यहाँ प्रांत होते हैं। तो संघ और प्रांतों के बीच में शक्तियों विभाजन किया जाता है। वर्तमान देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में स्टूडेंट्स 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। संघीय शासन प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी, ये यूएसए में हुई थी। यूएसए अमेरिका में, यूएसए में ये प्रणाली प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ हुई। संघीय शासन प्रणाली शुरुआत कहां से हुई थी, यूएसए अमेरिका में। क्योंकि वहां कितने राज्य, 50 राज्य। जब यूएसए में फेडरेशन सिस्टम बनाया गया था तो वहां मात्र 13 राज्य थे। कितने थे, 13 राज्य। यूएसए में पहले 13 राज्य थे, 13 स्टेट थे, बट नाउ इट इज 50 स्टेट्स। इस समय 50 राज्य, पहले 13 राज्य थे। इनके भी शक्तियों विभाजन किया गया था। अब भारत में देखा जाए तो यहाँ 28 राज्य हैं, केंद्र और राज्य की शक्तियों विभाजन किया गया है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब भारत का ये संघीय मॉडल किस पर आधारित है, ये भारत में कनाडाई मॉडल है। कनाडाई मॉडल, भारत का संघीय मॉडल किस पर आधारित है, कनाडाई मॉडल है। कनाडा देश पर आधारित है। पूछा जाए भारत में संघीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो आपका उत्तर होगा कनाडा। कनाडाई मॉडल आधारित है। इस तरह से भारत में, अब भारत में कहा गया इसके संबंध में, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। ये हमारे संविधान के आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। और इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक या फेडरेशन शब्द नहीं लिखा गया। संघात्मक फेडरेशन शब्द नहीं है। भारत के संविधान में संघात्मक या फेडरेशन शब्द नहीं है। यह शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जगह क्या है? राज्यों का संघ। पूछा जाता है भारत में फेडरेशन शब्द कहां लिखा गया? कहीं नहीं लिखा गया। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो 1935 का अधिनियम है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। पूछा जाए किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी, तो स्टूडेंट्स आपका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ के बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले भारत में एकात्मक प्रणाली थी और देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में संघात्मक प्रणाली अपनाई गई। लेकिन भारत के संघ को कैसे संघ कहा जाता है? भारत के संघ को सहकारी संघ कहा जाता है, या कहते हैं सहयोगी संघ कहते हैं। अर्थात यहाँ केंद्र और राज्य एक दूसरे प्रतियोगी नहीं होते, बल्कि आपस में मिलकर के राष्ट्र का विकास करते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। कौन है स्टूडेंट? संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। भारत में कानून का शासन है, विधि का शासन है, द रूल ऑफ लॉ। इसमें संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत बनाया गया है। अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद कितने ताकतवर हो जाएं, लेकिन संविधान को बदल नहीं सकते। संविधान सर्वोच्च है, मूल ढांचा को समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई है? ये यूएसए से ली गई है। यूएसए में भी सबसे बड़ा कौन है? संविधान। और भारत में संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में कैसी जुडिशरी सिस्टम है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट और बीच में हाई कोर्ट और निचले स्तर पर है अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। ये जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट होता है और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। अमरावती आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया गया है। इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है और इसका आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से आर्टिकल 214 है। आर्टिकल 214 यह हाई कोर्ट से संबंधित है। इसी तरह से आर्टिकल 233 233 ये अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की व्याख्या। भारत में संविधान की व्याख्या कौन करती है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? संविधान का अभिभावक कौन है स्टूडेंट? तो वह सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है और संविधान का अभिभावक है। इस तरह से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रणाली अपनाई गई है। यह संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा भी कर सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति भी भारत में अपनाई गई है। कौन शक्ति है स्टूडेंट्स? न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति अपनाई गई है। अर्थात संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं
वह संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है तो उसे न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत शून्य घोषित कर सकती है। जैसे 99 अमेंडमेंट 99वां संविधान संशोधन शून्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यह भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली अपनाई गई है। अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है? हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए। व्यक्तित्व विकास के लिए मूल अधिकार जरूरी होते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए हम सम्मान से जी सकें, स्वाभिमान से जी सकें, सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जी सकें, इसके लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार देखा जाए तो संविधान के भाग 3 में, कौन सा भाग? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इन मूल अधिकारों को हम सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं। कितने मूल अधिकार हैं स्टूडेंट्स? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे। कौन सा था? एक संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इस समय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, वह कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। इनको हम सुप्रीम कोर्ट से लागू कर पा सकते हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिटें जारी करती है। कितने? 5 रिट। हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा कर सकते हैं। मूल अधिकार की रक्षा की जा सकती है, लागू करवा सकते हैं। और मूल अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करता है? 5 न्यायादेश जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। इसलिए अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार और अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इससे हम मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। तो संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 6 मूल अधिकार हैं और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम। इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये डीपीएसपी क्या है? ये कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत आवश्यक होते हैं, क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। हालांकि हम इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट से इनको लागू नहीं करवा सकते। अर्थात इनको कौन लागू करेगा? जो सत्ता में आएंगे वह। इनसे लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय मिलता है, निःशुल्क विधिक कानून सहायता मिलती है। इसी तरह से ये गांधीवादी मूल्य भी है, यह लोक कल्याणकारी मूल्य भी है। इसमें समाजवाद के तत्व भी पाए जाते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसमें कहा गया आर्टिकल 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 है। इसमें कहा गया है पंचायतों का गठन। किसका? पंचायतों का गठन। यह भी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत था, जिसके लिए बाद में संसद ने कानून बनाया और इसे लागू कर दिया गया। इस तरह से यह कल्याणकारी राज्य की विशेषता होते हैं। और ये कहां से लिए गए स्टूडेंट्स? ये आयरलैंड से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूएसए से। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से। और मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते, हालांकि दोनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। स्टूडेंट, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। इनको जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहले फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। ये कहां से लिए गए? ये लिए गए सोवियत संघ। सोवियत संघ, इस समय सोवियत संघ को हम रूस कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर के लिए गए। और एक इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मूल कर्तव्यों के लिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। इनके लिए एक उपभाग जोड़ा गया, भाग 4 क, यानी 4A। इसका अनुच्छेद है 51 क। 4 का अनुच्छेद 51 क। इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ गए थे। कितने? उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो कौन सा था? 11वां मूल कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने मूल कर्तव्य हैं? प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। 86 अमेंडमेंट द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं। नागरिक हमारे राष्ट्र की रक्षा कैसे करें, एकता अखंडता की रक्षा करें, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों संविधान के सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें। इस तरह से अनेक प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अगला है पंचायती राज प्रणाली। ये पंचायती राज प्रणाली देखा जाए तो स्टूडेंट्स विश्व में 2 ही प्रणाली पाई जाती है। एक संघीय स्तर पर संघीय सरकार, और एक पाई जाती है प्रांतीय सरकार। लेकिन भारत में देखा जाए तो भारत में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक पंचायत स्तर पर पंचायती राज प्रणाली है, पंचायती राज। इस तरह से यहाँ सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी पंचायती राज प्रणाली। और शहरों में देखा जाए तो इस शहरों में नगर पालिकाएं। शहरों में इसके लिए क्या होता है? सिटी में इसके लिए नगर पालिकाएं होती है, सिटी स्टेट्स। इस तरह से भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है स्टूडेंट? पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र काम करता है। ये लोकतंत्र कैसा है? ग्रामीण लोकतंत्र है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, 0 लेवल की डेमोक्रेसी है ये। और इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। और इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया है 243,
खंड है इसका ए से ओ तक 15 उप अनुच्छेद हैं। ए से ओ तक भाग 9 में 15 उप अनुच्छेद हैं। इसके लिए स्टूडेंट हमने 73वां संविधान संशोधन किया, 73 अमेंडमेंट किया। और स्टूडेंट इस अमेंडमेंट द्वारा हमने अनुसूची 11 जोड़ी। हमारी संसद ने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? अनुसूची 11 जोड़ी। अनुसूची 11 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है और ये 73 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। भाग 9 अनुच्छेद 243 उप अनुच्छेद ए से ओ तक 15 उप अनुच्छेदों में पंचायतों की व्यवस्था की गई है। और पंचायती राज प्रणाली क्या है? ये राज्य सूची का विषय है। किसका पूछा जाए पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो आपका उत्तर होगा राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार इस पर मूल कानून बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पंचायती राज प्रणाली भारत की एक यूनिक विशेषता है। इसके लिए कुछ समिति बनाई गई, जैसे एक समिति है बलवंतराय मेहता समिति। कौन सी है? बलवंतराय मेहता समिति। स्टूडेंट्स ये समिति कब बनाई गई थी? बलवंतराय मेहता समिति 1957 में। इसने पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की। बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायतों को त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल होने चाहिए पंचायतों के, त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। इस तरह से पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से ओ तक की गई है। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसके द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई। और पंचायतों को कितने विषय दे दिए गए? पंचायतों को विषय दिए गए स्टूडेंट 29। इन 29 विषयों पर पंचायतें काम करती हैं, जैसे पुलिया बनवाना, सड़क बनवाना, गांव में पेयजल की व्यवस्था करना, हाट या मेला लगाना इत्यादि। अगर आए आपातकाल की व्यवस्था, मित्रों किसी भी देश में कब आपातकाल व्यवस्था, कब आपातकाल की समस्या हो जाए पता नहीं चलता। तो हमारे संविधान में दूरदर्शी परिचय दिया गया है, इमरजेंसी की व्यवस्था की है। इमरजेंसी यह भाग 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद 352 और एक है 356 और एक है 360। ये 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये कभी का कभार राज्य में लगता है। और 360 में है वित्तीय आपात। हालांकि वित्तीय आपात भारत में अभी तक कभी नहीं लगाया गया। तो आपातकाल की व्यवस्था भाग 18 में की गई है। अनुच्छेद इसका 352 से लेकर के 360 तक। ये 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल 352 क्या व्यवस्था है? इसमें कहा गया है यदि युद्ध छिड़ जाए या कोई बाह्य आक्रमण कर दे भारत पर या सेना विद्रोह कर दे तो आपातकाल लगाया जा सकता है। इस आपातकाल में मूल अधिकार कम कर दिए जाते, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कम नहीं किए जाते। इसी तरह से यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा होता है तो आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सेना के विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब तक 3 बार आपातकाल लगाया भी जा चुका है। स्टूडेंट्स पहले यहाँ आंतरिक अशांति शब्द था। कौन सा था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया और इसकी सब जगह क्या जोड़ दिया गया? बाह्य आक्रमण। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ये आता भाग 15।
भारत में कौन सी प्रणाली है? लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रणाली के सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। और 61वें संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा? 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी मित्रों? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय 61 अमेंडमेंट किया गया और वोटिंग की एज कर दी गई 18 ईयर्स, 18 वर्ष। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 21 वर्ष। तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 18 वर्ष। इस तरह से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। स्टूडेंट्स, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का होना अनिवार्य है। अगला है लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत में कौन सी प्रणाली है? लोकतांत्रिक गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता द्वारा अपना शासक निर्वाचित किया जाता है। शासन का चयन जनता वोट देती है, उसके द्वारा अपने प्रतिनिधि बनते हैं और प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के सरकार का गठन करते हैं। इस तरह से गणतंत्र प्रणाली में क्या होता है? कोई आनुवांशिक पद नहीं होता। कोई आनुवांशिक पद नहीं होता। क्या भारत में कोई आनुवांशिक पद होता है? आनुवांशिक पद नहीं होता है। गणतंत्र प्रणाली के अनिवार्य है कि कोई आनुवांशिक पद नहीं होता। सभी पदाधिकारी निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं। जैसे हम लोकसभा सांसद, विधानसभा विधायक का निर्वाचन करते हैं, इसी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से भारत में कोई आनुवांशिक पद नहीं है। इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम, जहां कोई आनुवांशिक पद नहीं होता, जनता द्वारा अपना शासन निर्वाचित किया जाता है। इस तरह से यह प्रणाली जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये स्वतंत्रता पाई जाती है, मनुष्यों के अधिकार पाए जाते हैं, हम बेहतर सरकार का चयन करते हैं। ये लोकतंत्र अब जीवन शैली का एक पार्ट बन चुका है। इसे हम सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र में भी उतारना चाहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये पंथ निरपेक्षता, ये भारत में पंथ निरपेक्षता है। इसे कभी कभी धर्म निरपेक्षता भी कह देते हैं। धर्म निरपेक्षता, इसका मतलब क्या है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ है भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म है नहीं है। इसे और सरल भाषा में कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कैसा किया जाता है? समान व्यवहार। ठीक है स्टूडेंट्स, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। भारत में धर्म निरपेक्षता अपनाई गई है। और ये प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पहले प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42 अमेंडमेंट द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की गुण पाए जाते हैं। सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसी तरह से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से भारत में धर्म निरपेक्षता है। अगला बहुदलीय प्रणाली, भारत में कैसी है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। भारत में अनेक पार्टी पाई जाती हैं। वर्तमान में
6 राष्ट्रीय पार्टियां भारत में। कितनी है? 6 राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा प्रांतों में अनेक पार्टियां पाई जाती हैं। तो भारत प्रणाली कैसी है? बहुदलीय प्रणाली है। चीन में केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वही शासन सत्ता में आती है। भारत में अनेक पार्टी हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जबकि एनसीपी पार्टी, उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो चुका है। ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो चुका है। इस तरह है 6 राष्ट्रीय पार्टियां। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप इसको बार बार देखें।